बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसका जो यूनिट 3 है जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसका हम तीसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आप लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा पेपर था। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, लेकिन यहां पर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सभी चीजों को समझते हुए चलिए। देखो, किसी भी फंक्शन से जो कि एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंटेन कर रहा होता है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है f, ठीक है, जो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंटेन कर रहा है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि x और y। नॉर्मल तौर पर जो हमारा फंक्शन होता है उसमें उससे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब इसका जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, लेट अस सपोज कि ये हमारे पास z के बराबर है। ठीक है, नॉर्मल तौर पर हम z ही सपोज करते हुए चलते हैं। तो डेल z निकालेंगे, अपॉन में डेल x निकालेंगे, डेल z अपॉन में डेल y निकालेंगे, और इसका भी हम डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे फंक्शन पर। अगर ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो फंक्शन दिया गया है, या दो केस हो सकता है इसमें। हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है उसमें हमारे पास कांस्टेंट हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास ax प्लस by के फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फंक्शन है वो दिया गया है। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर देखो, ये a और b जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इन्हीं को ही हम रिमूव करते हुए एक डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे, और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना। ओके, समझ पा रहे हैं इस बात को। हमारे पास एक फंक्शन दिया जाएगा जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास एक फंक्शन दिया जाएगा, आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, उन्हीं का ही हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। जितने भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे यहां पर x और y हैं, तो इनके रिस्पेक्ट में हम इनका पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। और उसके बाद हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b को रिमूव करेंगे, और जब रिमूव करेंगे तो वहां से जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलेगा उसी को ही हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए इस बात को? अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो z फंक्शन है, ठीक है, वो इस प्रकार हो जाए f ऑफ x, y, जो कि ऐसे हो जाए हमारे पास कि यहां पर जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ax मिल गया और प्लस एक फंक्शन बन जा रहा है। ठीक है, ये f1 हम सपोज कर लेते हैं x, y का। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमारे पास यहां पर तो कांस्टेंट थे केवल, लेकिन यहां पर एक और फंक्शन आ जाए। लेट अस सपोज, अगर एग्जांपल के तौर पर हम समझना चाहें तो जैसे sin x हमारा कोई फंक्शन मिल जाए, ठीक है, तो वह भी तो हमारे पास फंक्शन के अंतर्गत एक और फंक्शन बन गया है, क्योंकि sin x में हम x को वेरी कराएंगे तो हमारे पास नए नए वैल्यूज मिलेंगे। तो sin x भी तो एक फंक्शन ही कहलाता है, इंटरमीडिएट में आप पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम अपने आर्बिट्रेरी फंक्शन को जब हम रिमूव करते हैं, ये खैर अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, तो वहां पर भी हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। और इस सिचुएशन में हम अपने एक फंक्शन को रिमूव कर रहे हैं। आर्बिट्रेरी फंक्शन को जो हम रिमूव करेंगे और उससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करेंगे, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि यहां से क्या बात पता चल रही है कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें फॉर्मेशन करना है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, हमारा फंक्शन जो है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। दूसरा, हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास जो फंक्शन है वह हमारे पास क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेरी फंक्शन उसमें भी पाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि दो मेथड हुए। कौन कौन से मेथड हुए हमारे पास? मेथड नंबर 1, ठीक है, ये आप लोग मत लिखिएगा, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जितने भी बल्ब मैंने लगाया है, वैसे 4-5 बल्ब लगाया हूं, लेकिन अप डाउन हो रहा है क्योंकि वोल्टेज बहुत कम है और मेरे यहाँ का ट्रांसफार्मर एक्चुअली खराब हो चुका है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा ज्यादा इशू नहीं होगा, क्लियर दिख ही रहा होगा, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होता है वह दो प्रकार से कर सकते हैं, बाय द एलिमिनेशन ऑफ किसका? बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम रिमूव करते हुए अपने एक क्या प्राप्त कर सकते हैं, अपने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन भी कहा जा सकता है,
ठीक है, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन z होगा उसके अंतर्गत भी एक और फंक्शन दिया जा सकता है और उसे भी हम रिमूव करते हुए अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओवरऑल कहने का यह मतलब है कि हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा वह दो प्रकार से किया जाता है। तो हम इस लेक्चर में इस मेथड को डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में इस मेथड को डिस्कस करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की सहायता से हम कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें मेथड को समझने पर फोकस करना है और इसका कोई भी एग्जैक्ट मेथड नहीं है जिसकी सहायता से हम करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और न्यूमेरिकल की सहायता से ही आप इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन, करीब 4 से 5 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब इसका कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं है, वैसे बुक में आप देखेंगे तो आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन वहां पर जब आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल की सहायता से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास z एक फंक्शन है जो कि कुछ इस प्रकार है, x प्लस a और y प्लस b के फॉर्मेट में है। ठीक है, यानी कि x प्लस a इंटू वाई प्लस बी के फॉर्मेट में हमारे पास z एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, इसकी सहायता से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। अब यहां पर जो हमारे पास z फंक्शन है यह x और y का फंक्शन है, इसमें हमारे पास a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हमें इलिमिनेशन किसका करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, यानी कि a और b को हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस लेक्चर के बाद आपको हर एक फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। देखो हमारे पास क्या है, z। ठीक है, तो z में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x और y। तो हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर मैं लिख देता हूं पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, यानी कि x और y के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल z अपॉन में हो जाएगा डेल x इज इक्वल टू, जब हम डेल x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y प्लस बी तो हमारे पास कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और अगर हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो x का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि y प्लस बी हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम बात किए थे मोंगे नोटेशन पर, ठीक है, तो मोंगे नोटेशन यह कहता है कि डेल z बाई डेल x जो होता है उसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, एंड हम यह कह सकते हैं कि अगर हम इसका y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल z अपॉन में डेल y इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर हमारे पास y प्लस बी छोड़ देते हैं, उसी का ही करना है, तो x प्लस a को हम छोड़ेंगे इस पर। ठीक है, और यहां पर y का जब करूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा और b का हमारे पास 0 हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास x प्लस a जो होता है इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल z बाई डेल y है, तो यहां पर p और यहां पर आ जाएगा q। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देन इस सिचुएशन में हमारे पास जो ये फंक्शन है 1, हम फ्रॉम फर्स्ट उपयोग कर लेते हैं, देन फ्रॉम फर्स्ट यानी कि पहले इक्वेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो z है उसमें से x प्लस a के यहां पर हम रख सकते हैं q और y प्लस b के यहां पर हम रख सकते हैं p। लीजिए, हमारे पास काम हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर कहीं भी आपको क्या दिख रहा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बताइए मुझे, क्या आपको z इज इक्वल टू q इंटू पी या p इंटू q जो लिखा गया है इसमें कहीं भी आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? तो यानी कि यही हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर चुके हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलो एक और न्यूमेरिकल को मैं बताता हूं। ठीक है, अब चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ हम यह भी बताएंगे कि जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनका कैसे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, उसके ऑर्डर से रिलेशन होता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर हमारे पास एक और न्यूमेरिकल हमने ले लिया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। सिंपली हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां पर क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग। ओके, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, x और y के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब जब हम x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा डेल z बाई डेल x, क्योंकि जो z होता है वह x और y का फंक्शन होता है, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये वाला हमारे पास क्या मिलेगा, 2x बाई ए स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, एंड अगर अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी करते चलते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 और ये जो हमारे पास लिखा गया है p हो जाएगा, और यहाँ पर एक काम करते हैं ना, 2 से 2 कैंसिल आउट भी कर देते हैं, तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास x बाई ए स्क्वायर मिला। एंड अगर अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा
अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू डेल जेड अपॉन में डेल y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2y, ठीक है, और अपॉन में बी स्क्वायर, यही तो होगा क्योंकि x वाला टर्म तो हमारे पास 0 हो जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, q इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y बाई बी स्क्वायर। आई थिंक मैंने पिछले जो क्वेश्चन को डिस्कस किया था उसमें स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया था, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग नोट डाउन कर ही लिए होंगे मुझे उम्मीद है। तो चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a स्क्वायर और b स्क्वायर, केवल इसी को ही तो रिमूव करना है, यानी कि एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे एक इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, xp, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा y क्यूब, ओके। और यही तो हमें फाइंड आउट करना चाहिए था, ठीक है। यही तो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमारी जरूरत थी, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो चुके हैं a और b, ओके। तो अब आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक और हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया। चलो इसी के साथ हम एक चीज और बता देते हैं। देखो हमने अपने पहले जब न्यूमेरिकल को लिया था तो उसमें हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, ठीक है। और यहां पर देखो तो यहां पर भी हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाहता तो हूं जिसमें हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलो एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं जो मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। बहुत ही आसान सा एग्जांपल मैं लेने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं, z इज इक्वल टू ax प्लस y ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास केवल एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 इंडिपेंडेंट फंक्शन है। और इसमें देखो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी थे, ठीक है। इसलिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में क्या करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हमारे पास डेल z बाई डेल x हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बस केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास p इज इक्वल टू a मिल रहा है, एंड अगर इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल z अपॉन में डेल y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि q इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें केवल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ही रिमूव करना है, तो इसका और इसका उपयोग कर लेते हैं। देन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास z इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, px प्लस y मिल रहा है, ठीक है। यही तो मिल रहा है, px प्लस y मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, हम p और q लिख रहे हैं, तो p और q कितने ऑर्डर का होता है, p और q का मतलब क्या हुआ कि डेल z अपॉन में डेल x, एंड q का मतलब हुआ डेल z अपॉन में डेल y। तो ऑर्डर कितना है इसका, एक ही ऑर्डर तो है, तो हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहे हैं वो भी एक ही ऑर्डर के होंगे। समझ रहे हैं इस बात को। अब यहां पर ध्यान दो, हमारे पास जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बराबर है, ठीक है, यहां पर तो बराबर नहीं है, लेकिन यहां पर हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर है, या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम है, तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। समझ गए इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो वहां पर पूछा जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है 2 या 2 से अधिक ऑर्डर का, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसकी तुलना में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या ज्यादा होती है। समझ रहे हैं इस बात को। चलो एक और न्यूमेरिकल की सहायता से मैं इस बात को और क्लैरिफाई करता हूं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ये आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन एक आप सबका बन गया है, लिख लीजिए। चलिए एक और न्यूमेरिकल की सहायता से हम जो बात अभी बोले हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या से कम हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या से अधिक हो जाते हैं, तो हमारे पास उस सिचुएशन में हायर ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम इस एग्जांपल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर हमारे पास z एक फंक्शन दिया गया है जिसमें a, b और c तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए गए हैं, और x, y हमारे पास 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम इसमें x और a और b को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम करते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा डेल z अपॉन में डेल x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको लिखते हुए चलना है, लेकिन गिवन दैट द फंक्शन इज z इज इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद आपको लिखना है पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो उसके बाद हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, 2a
और x मिल जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास मिलेगा by एंड ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और कुछ किया जा नहीं सकता। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ p इज इक्वल टू, चलो या तो यहाँ पर p ना लिखते हुए यहीं पर ही लिख देता हूँ p। ठीक है, एक लाइन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वैसे भी 4th सेमेस्टर में पहुंच चुके हो, इतनी चीजें तो आप लोग समझ ही जा सकते हैं। तो डेल z अपॉन में डेल y जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा bx एंड यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 2cy मिल जाएगा। ठीक है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ही q लिखा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोशिश भी करते हैं, चलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, b और c को रिमूव कर दें, तो यही 3 इक्वेशंस ऐसे हैं जिनकी सहायता से हम रिमूव कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं अगर हम, तो यहां से हमारे पास ax का अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो भी हमारे पास by तो मिल ही जाएगा, और जैसे ही by मिलेगा तो हमारे पास फिर से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनना लग जाएगा। तो उसे हमें हटाना है, हमें लाना नहीं है, हमें हटाना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम फिर से x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा del टू z, ठीक है, del टू z अपॉन में del x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2a एंड यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि y का फंक्शन है तो y का फंक्शन 0 ही होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास del टू z अपॉन में del x स्क्वायर जो है इसे हम लिखते हैं r के बराबर। जहां तक मुझे याद है मोंगे नोटेशन यही कहता है कि r इज इक्वल टू del टू z अपॉन में del x स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू हमारे पास 2a मिल गया है। अब यानी कि यहां से हम a को रिमूव करने के लायक हो चुके हैं। ठीक है, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a इज इक्वल टू r/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से अब हम क्या करते हैं, इसी का ही, चाहो तो इसे एक इक्वेशन बना लो 2 और इसे एक इक्वेशन बना लो 3। ठीक है, अब इसी का ही हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर इसका हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो del टू z अपॉन में del x एंड del y इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जा रहा है b। ठीक है, और यही तो हमारे पास वैल्यू जो होता है, ये जो हमारे पास वैल्यू होता है इसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और लगे हाथ t का भी वैल्यू अगर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगेन हम क्या कर सकते हैं, AGAIN होता है ना, AGAIN, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, हम y के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो जैसे ही y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा del टू z अपॉन में del y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 2c। ठीक है, और ये जो हमारे पास वैल्यू मिल रहा है c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं t के बराबर, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा t/2। ठीक है, तो c इज इक्वल टू t/2 मिल गया, b इज इक्वल टू s मिल गया, a इज इक्वल टू r/2 मिल गया। अब इन्हीं को हम अपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट अब हम पहले इक्वेशन का उपयोग जब करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a/x स्क्वायर, a इंटू एक्स स्क्वायर है तो a का वैल्यू हमारे पास है r/2, तो यहाँ पर r/2 मैंने लिख दिया, और साथ ही साथ हमारे पास x स्क्वायर भी है। ठीक है, एंड प्लस हमारे पास क्या है, b का वैल्यू हमारे पास क्या है, यस, तो यस है xy हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस हमारे पास क्या है, c का वैल्यू हमारे पास है t/2, तो t/2 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा है y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, इससे क्या बात पता चल रही है कि अगर हमें, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन दिया गया है जिसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या से अधिक है, ठीक है, अधिक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि काफी बच्चे लॉजिक खोज लेते हैं, एक ही बार डिफरेंशिएट कर देते हैं और वहां से मिलता हुआ नजर में आता है, लेकिन होता है कई बार ना कि गड़बड़ हो जाता है वहां पर, इसलिए उसका हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे फिर उसके बाद निकालेंगे। और यहाँ पर जो r है, यस है, t जो है, इनके ऑर्डर कितने होते हैं, 2 ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, ये बात हमें पता ही है। तो यहां से क्या बात पता चली कि हमें 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अब एक खास प्रकार का एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं।
अब चलिए एक खास प्रकार का क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ जाता है और जो मेथड हम पढ़े होते हैं उसी मेथड को हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा सारा का सारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 और 3 हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, x, y और t हमारे पास 3 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं, यानी कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बराबर हैं, यानी कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलना चाहिए। अब हम सॉल्यूशन पर बात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन दैट द फंक्शन इज, हमारे पास ये जो फंक्शन लिखा गया उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी पार्शियली। मैं डायरेक्ट करता चल रहा हूँ ताकि समय ना लगे, आप लोग लिख लीजिएगा सेंटेंस को, ठीक है। लिखते हुए चलिएगा सेंटेंस को, उससे आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखो, अगर हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले से अपने दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू, यहाँ से x और यहाँ से x को कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस बी हो जाएगा और इंटू x मिल जाएगा, प्लस यहाँ से y को कॉमन ले लेता हूँ तो a माइनस बी मिल जाएगा इंटू y, एंड प्लस ए बी एंड t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में और साथ ही साथ हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी पार्शियली। यहाँ पर t वो डबल डेरिवेटिव वाला नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं p इज इक्वल टू a प्लस बी हमारे पास मिल जा रहा है। और अगर y के रिस्पेक्ट में इसी का करूंगा तो डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर a माइनस बी का मतलब हो जाएगा हमारे पास, यहाँ y का रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है a माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो q होता है वह a माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू a प्लस बी, q इज इक्वल टू a माइनस बी हमारे पास मिल रहा है, ओके। और t के रिस्पेक्ट में भी करके देखते हैं। तो अगर हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास मिलेगा डेल जेड अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है ए बी, ठीक है। और इसके लिए कोई नोटेशन उपयोग नहीं किया जाता है डेल जेड अपॉन में डेल टी के लिए, इसलिए इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी का वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा काम बनता हुआ नजर में आएगा। अच्छी बात है, यही तो मेथड अभी हमने पढ़ा है कि a और b का वैल्यू हम अपने दिए हुए फंक्शन में रख दें और उससे हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। चलिए रखते हैं। तो अगर a प्लस बी का वैल्यू हमने p रखा तो px मिला, q रखा तो प्लस qy मिला। अगर हम डेल जेड अपॉन में डेल टी को रखेंगे तो डेल जेड अपॉन में डेल टू इंटी टी मिल गया, लेकिन प्लस c भी मिल रहा है और इस c को हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बराबर हैं, इसलिए इसको हम डबल डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते। अगर उसको मान लेते हैं कि हम कर भी लेते हैं तो हमारे पास c जो है वह तो रिमूव हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए यहां पर हम एक अलग गेम खेलते हैं। वह क्या होता है, नाउ यह बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे पास जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और जो माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, तो कैंसिल आउट होगा, एंड बी स्क्वायर और यहाँ पर भी माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा 2ab और यहाँ पर हमारे पास माइनस 2ab, लेकिन ये हमारे पास प्लस बनाएगा तो 4ab मिल जाएगा, तो ये हमारे पास मिल गया 4ab, ठीक है। ये बात हमें पता है कि इतना माइनस इतना इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर एंड माइनस हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि q का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा 4 इंटू डेल जेड अपॉन में डेल टी, और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। और इस प्रकार से हमने अपने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मैं इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड को ट्राई किया कि क्या इसको और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो मुझे कोई फिलहाल मेथड नहीं मिल पाया है। अगर आपको और भी कोई मेथड मिलता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये फिलहाल हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करने वाले हैं। अब जो हमारे पास अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करते हुए अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना सिखाएंगे,
ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया हो। अब आप लोग हर एक क्वेश्चन का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह एपिसोड समझ में आया है या नहीं। अगले एपिसोड के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।